हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के बारे में हमने या तो किताबों में पढ़ा होता है या फिर उनके बारे में कुछ फिल्में देखी होती हैं, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हम किसी क्रांतिकारी के कार्यस्थल पर या उनके घर पर मौजूद हों। आज मैं मौजूद हूँ कानपुर में क्रांतिकारी गया प्रसाद के घर पर। ये वे थे जो भगत सिंह के साथ लगातार बने रहे उनके आंदोलन में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिनके अभिन्न मित्रों में से थे और जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। इस वक्त मैं गया प्रसाद कटियार जी के सुपुत्र क्रांति कुमार कटियार के साथ बैठा हुआ हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनसे उनके पिताजी के बारे में, देश के इस महान सपूत के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि संक्षेप में आप हमें क्रांतिकारी गया प्रसाद जी के बारे में कुछ बताएं जो उनके क्रांति कर्म के बारे में हो। मेरे पिताजी क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार पहले 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, लेकिन चौरी चौरा कांड हो जाने के बाद वापस हो गए। तो फिर इन्होंने समझा क्रांतिकारी रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, तो वो इसी रास्ते पर चल दिए क्रांति। तो हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, जयदेव कपूर जैसे इनको क्रांतिकारी साथी मिले और इन्होंने फिर क्रांतिकारी एक्शन में भाग लेना चालू कर दिया। और उसके लिए इन्होंने कई केंद्र खोले, जिसके ये केंद्र के चीफ रहे, अपने फर्जी नाम से दवाखाना खोलते थे। और फिर सहारनपुर में गिरफ्तार होकर इनको आजीवन कारावास काला पानी की सज़ा मिली। इन्हीं के साथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसी केस में फांसी हुई थी और फिर ये लगातार 17 वर्षों तक जेल में रहे, जिसमें अंडमान की सेलुलर जेल यानी जिसे काला पानी बोलते हैं वो भी शामिल है। तो इसके बाद ये 17 साल बाद 1946 में रिहा हुए थे। तो जो 17 साल की सज़ा से पहले तक, जैसा कि आपने बताया कि भगत सिंह के साथ में HSRA के मेंबर थे, तो इनकी वैचारिकी के बारे में आपकी कोई जानकारी है? क्योंकि HSRA के मेंबर होने का मतलब ही है कि जो सोशलिस्ट एक समाज बनाने का जो सपना भगत सिंह और उनके साथियों का था, जिसमें खुद गया प्रसाद कटियार भी शामिल थे, तो आपको कुछ पता चला हो उनके बारे में, खुद उनसे पता चला हो कि उनकी वैचारिकी क्या थी, विचारधारा क्या थी, उसके बारे में बताएं। इनकी विचारधारा एक ऐसी समाज की स्थापना करनी थी जिसे बोलते शोषण विहीन समाज, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण न कर सके। ये इनकी विचारधारा केवल भारत के लिए नहीं, आज़ादी के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा पर है, जो कि पूरी मनुष्य जात के लिए आवश्यक थी। तो इसके लिए इन्होंने जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके नाम में यस शब्द जोड़ा, यानी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा। रशिया की क्रांति से प्रभावित थे इनके क्रांतिकारी साथियों ने रशिया की क्रांति का साहित्य का अध्ययन किया, आयरलैंड की और फ्रांस की क्रांति, कई सारे इन्होंने किताबों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आपस में चर्चा करते थे, उस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समाजवाद है, यानी शोषण विहीन समाज की स्थापना हमारा अंतिम लक्ष्य है। देश की आज़ादी के बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी विचारधारा का देश नहीं बन जाता है। तो अपनी इस मुहिम को जारी रखने के लिए जब आपने बताया कि 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया, उसके बाद में देश 47 में आज़ाद हुआ। 47 के बाद में इनकी गतिविधियां क्या रही थीं, राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां क्या रही थीं? इसके पश्चात ये लगातार चुप नहीं बैठे। देश की आज़ादी ही इनका अंतिम लक्ष्य नहीं था, तो इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। ये कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया, बाद में CPM बनी तो CPM में आ गए। 1952 और 57 का पहला और दूसरा आम चुनाव में भी भाग लिया, हालांकि कुछ वोटों से सेकंड नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा भी ये किसानों में, मज़दूरों में लगातार संघर्ष करते रहे। डॉक्टर होने के बावजूद भी मरीजों की सेवा करते रहे। क्षेत्र की कई सारी समस्याओं को लगातार 1993 तक, जब तक इनका निधन नहीं हो गया, लगातार वो जन संघर्ष करते रहे, कहीं पीछे नहीं हटे। किसी भी पिता का कोई भी पुत्र जब होता है तो उसे अपने पिता के बारे में एक गर्व की अनुभूति होती है, एक लगाव होता है। लेकिन आपके पिताजी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, एक क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान की सबसे विकसित जो क्रांतिकारी विचारधारा या जो लाइन हम मानते हैं उसके वे सदस्य थे। तो आपने उनके साथ में, मैं समझता हूँ कि कुछ 25-30 वर्ष का समय ज़रूर बिताया है, जैसा मुझे आपसे पता चला। इस दौरान आपने उनसे क्या क्या सीखा, किन किन बातों से आप उनकी से प्रभावित थे?
मेरे पिताजी को मैं देखता था, डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बावजूद भी मरीजों की सेवा करते थे, कई बार निःशुल्क करते थे। मैं खुद उनके साथ मरीजों की सेवा में लगा रहता। मैं पिताजी के साथ कई कार्यक्रमों में जाता था, मुझे उसमें दिलचस्पी थी, मैं पिताजी को जानना चाहता था। जब मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था तभी से मैंने अपने पिताजी को जानना और समझना चालू कर दिया था। वास्तव में मेरा जन्म जब हुआ तो मेरे पिताजी उस समय जेल में थे जनसंघर्षों की वजह से, और 1.5 वर्ष तक जेल में रहे। मेरे जन्म के 21 दिन पहले जेल चले गए थे, तो महीने में एक बार मुलाकात होती थी। मेरा प्रथम दर्शन पिताजी से जेल के अंदर ही हुआ है, और वो लगातार क्रांतिकारी विचारधारा को विकसित करते रहे, जनसंघर्ष करते रहे। मैं पिताजी के कई क्रांतिकारी साथी जो उनके साथ थे बाद में आज़ादी के बाद जीवित रहे। मैं कई साथी, काकोरी हो, लाहौर को हो, गदर पार्टी हो, और बहुत सारे काला पानी जेल वाले हों, तो उनके साथ रहा। मैं पिताजी के साथ 85 में करीब 60 काला पानी जेल के जो फ्रीडम फाइटर थे, मैं उनके साथ अंडमान भी पिताजी के साथ गया। मुझे पिताजी ने कई जगह पे दिखाई, तो वो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो मुझे कक्षा 6 से ही मालूम हो गया था कि मेरे पिताजी एक महान व्यक्ति है, मैं उन पर गर्व करता था, और मैंने जीवन में यही कोशिश की मैं उनकी विचारधारा को और आगे ले जाऊं। मैं आज भी यही कर रहा हूं। क्रांति कुमार जी, आपने हमें बताया कि आपके पिताजी के जो तमाम क्रांतिकारी साथी थे उनके साथ भी आपका मिलना मिलाना रहा है। मैं जब यहाँ घर में आया था तो आपने मुझे बताया कि खुद उनके जो भाई थे, भगत सिंह के जो भाई थे, वो भी आपके इस घर में पधार चुके हैं। तो कुछ मुझे उसके बारे में बताइए, क्या आपकी यादें हैं अपने पिताजी के क्रांतिकारी साथियों के साथ में? मैं पिताजी से तो बहुत प्रभावित था ही, तो मैं जान गया था। इसके बाद उनके कई क्रांतिकारी साथी जो मुझे पुत्रवत व्यवहार करते थे, शिव वर्मा थे, जयदेव कपूर थे, और इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा हैं, कौकरी को उसकी दुर्गा भाभी हैं, और इसके बाद सदाशिवराव मलकापुरकर, मनमोहन नाथ गुप्त, प्रेम कृष्ण खन्ना, रामकृष्ण खत्री, तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी जो हमारे टच में रहे हैं। ठाकुर राम सिंह के साथ आगरा में कार्यक्रम होता था, काला पानी जेल वाले थे, उनके साथ बहुत भी इसलिए भी रहा। तो ऐसे करके मैं काला पानी जेल वाले बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो गदर पार्टी वाले थे, मैं उनके बराबर संपर्क, और वो मुझे पुत्रवत स्नेह देते थे। तो मुझे कम से कम इसका ये फ़ायदा मिलता था, मैं उनसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकता था और मुझे उससे जानकारी मिल जाती थी। तो मैं लगातार जानकारी करता रहा। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, इसके बाद भी जो क्रांतिकारी साथी जीवित रहे, मैं उनके पास बराबर जाता रहा। तो इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और आज तक मुझे उनके स्मरण आते हैं, और तो मैं उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ, और उस चीज़ को मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ा बुक्स वगैरह भी रखी हैं, तो उसका अध्ययन लगातार जारी रहता है। तो मुझे भी लगता है कि अभी भी उनका कार्य जो था वो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी हमारा शोषणविहीन समाज की स्थापना नहीं हुई है। इसके लिए हमें लगातार उनके विचारों पर चलने, उनके क्रांतिकारी आदर्शों को आगे बढ़ाकर हमें एक स्वस्थ अच्छा समाज का निर्माण करना है। अच्छा, खुद आपके वैचारिक झुकाव के बारे में आपने बता ही दिया कि आप भी चाहते हैं एक शोषण विहीन समाज की स्थापना हो, तो किस किस्म की किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं? किस किस्म की राजनीति से आप प्रेरित रहते हैं? देखिए, मैं जॉब की वजह से सीधे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो क्रांतिकारियों का आदर्श है, जो उनकी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, उनकी जो शोषण भी समाजवादी विचारधारा, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और मैं चाहता हूँ, चूँकि हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के कई सारे क्रांतिकारी और देश भर के क्रांतिकारियों ने जिस तरह का समाज का सपना देखा था, तो उस तरह का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए जो भी साहित्य होता है, मैं जगह जगह कार्यक्रमों में जाता हूँ, पूरे देश में लगभग हर राज्य में जा चुका हूँ, तो उसके माध्यम से करता हूँ। मैंने बुक्स भी मेरी इसी तरह की हैं, प्रगतिशील विचारधारा वाली बुक्स भी हैं हमारे पास, वामपंथ विचारधारा वाली भी बुक्स हैं, क्रांतिकारी वाली बुक्स हैं। मैं इनका बराबर लगातार अध्ययन करता रहता हूँ। मैं इन्हीं से ही प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। आपके पिताजी की नज़र से अगर आप आज के समाज को देखें तो क्या पाते हैं? जब मेरे पिताजी थे तो लास्ट में एक बार एक इंटरव्यू पत्रकार ने इनसे पूछा था कि जो आपने शहीदों ने, आपने क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, क्या वो सपना पूरा हो गया है? तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमने सपना देखा था उसका एक कोना भी पूरा नहीं हुआ है। आज भी हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए जो शोषण के आधार पर व्यवस्था थी, आज भी वो व्यवस्था चल रही है। तो जाहिर बात है आज भी वही व्यवस्था चल रही है। हमारा जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है, कई सारी समस्याओं को खड़ा करके जो मूलभूत समस्या है, रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक आवश्यकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके लिए आज भी सरकारों का ध्यान नहीं है। तो हमारे क्रांतिकारी शहीदों ने ऐसा सपना नहीं देखा था कि आदमी आदमी के लिए एक पैसे के लिए तरसे। कोई आदमी इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे आदमी का शोषण कर सके। कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जीवन को, अपनी इच्छाओं को दूसरे के हाथ गुलामी में रखने पड़े। ये व्यवस्था हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, जो पिताजी के थे क्रांतिकारी साथी, उन्होंने कभी नहीं देखा था, और ये दुखदाई है। हमें इस व्यवस्था को समाप्त करना है।
जैसे मैंने कहा कि वर्तमान को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान में दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो पार्टी भाजपा की रही हो या कांग्रेस रही हो या और भी कोई, जो उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें या अन्य तमाम राज्यों में भी जो सत्ताधारी पार्टियां रही हैं उनकी बात कर लें। एक पक्ष उनका है और दूसरा पक्ष है उनके ठीक विपरीत, यानी क्रांतिकारी शक्तियों का सवाल अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है स्टेट आज के समय में आपके पिताजी और उनके तमाम क्रांतिकारी साथियों को जो दर्जा देना चाहिए था क्या वो दे सका है? क्या उनके विचारों पर चलने का, उनके विचारों को लागू करने का कोई प्रयास राज्य सत्ता ने किया है? क्या ये पार्टियां कर रही हैं? इसके बारे में पहले बताएं। जी, देश आज़ाद हुआ तो वहाँ के बाद में सरकारों ने, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन्होंने लगातार क्रांतिकारियों की उपेक्षा की ताकि इनको दबाया जा सके। और उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि उनकी जो विचार शक्ति थी, जो उनके विचार थे, उसको जनता के बीच में ना पहुँचाया जाए। जब कभी सरकारों के ऊपर दबाव पड़ा तो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई, कहीं कुछ बनाया, लेकिन ये कभी भी भगत सिंह की बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों की बात नहीं करते हैं। ये किसी भी शहीद को एक भगवान का दर्जा टाइप का दे के, यानी कि उसकी आप पूजा करिए मगर उसकी आइडियोलॉजी पर मत चलिए, उसके आदर्शों पर मत चलिए। ये सरकार का प्रयास लगातार था स्वतंत्र भारत की बात की सरकारों का, और आज भी यही बात चल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भगत सिंह क्रांतिकारी साथियों को केवल इसलिए न याद करें कि वो देश के लिए शहीद हुए, वो एक विचारधारा, एक समृद्ध राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी है। हमें उनकी विचारधारा को ही आगे बढ़ाकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण की आवश्यकता है और हमें उसको पूरा करना है। इस स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कई सारी शक्तियां काम कर रही होती हैं, कई बहुत छोटे स्तर पर काम करती हैं, कई कुछ बड़े स्तर पर भी काम करती रही हैं। खुद आपके पिताजी कम्युनिस्ट पार्टीज़ में रहे, सीपीआई में भी रहे, सीपीएम में भी रहे, और सीपीआई सीपीएम के बाद में भी तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां अस्तित्व में आई हैं, कई कम्युनिस्ट ग्रुप आए हैं अस्तित्व में। इनकी भूमिका को आज के समय में आप कैसे देखते हैं? इनकी मुकम्मल भूमिका है या फिर ये अब कुछ काम की रही भी हैं या नहीं रही हैं? जो हमारे देश की वामपंथी पार्टियां हैं, पहले जब हमारे पिताजी जब तक करते थे तो ये इनकी एक लाइन और एक दिशा बिल्कुल सही थी। इसके बाद में भी कई सारी कम्युनिस्ट पार्टियां बनी तो ये थोड़ा सा जनता के साथ जो संघर्ष है, संघर्ष में ये थोड़ा सा पीछे हट गए। जब हमारे पिताजी थे तो ये इस बात की चिंता नहीं करते, इन्होंने घर परिवार भी नहीं देखा, किसी का मोह नहीं देखा, अपने पैसे ऐसे का भी मोह नहीं देखा, लेकिन जन संघर्ष इनका थोड़ा कमज़ोर हुआ। इस कारण ये अपनी विचारधारा को जनता के बीच में पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इनको अभी भी और तप कर जन संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं तो यही चाहूँगा जितना भी हमारा जो इस दिशा में क्रांतिकारियों वाली विचारधारा पर काम कर रहे हैं वो लोग, वो जन संघर्ष करके अपने आप को पढ़ लिख करके उसके लिए तैयार करें और जनता के बीच में ज़रूर जाएँ, और ताकि जन संघर्ष को विचारों को पहुंचाया जा सके। किसी एक या दो ग्रुप्स के बारे में आप बता सकते हैं जो आपको लगता है इस समय सही काम कर रहे हैं, जो उचित कार्य किया जाना चाहिए वैसा ही कर रहे हैं? हाँ, जैसे अब पार्टियों में कहें तो सीपीआई है, सीपीएम है, काम तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा जनसंघर्ष इनका कमज़ोर है और ये विचारधारा को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो मैं इन पर भरोसा करता हूँ कि ये थोड़ा सा और अपने आप को तेज़ करें, अपने आप को पैना करें और जनसंघर्ष करें। तो इनके ऊपर तो मुझे भरोसा है। और अन्य जो पूंजीवादी पार्टियाँ हैं तो पूंजीवादी पार्टियाँ वो समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। अगर वो किसी को कुछ देती है तो भविष्य में वो आगे कुछ लेती हैं। तो उनका कार्य ये नहीं होता, उनके केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो पूंजीवादी पार्टियों से है, हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि पूंजीवादी पार्टियों से उनसे बचकर रहें, सावधान रहें। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अभी आपसे जब मेरा डिस्कशन हुआ कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अब क्रांतिकारियों के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू किया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। हाँ जी, अब कई सारे संगठन हैं, जैसे मैं कई जगह पर जाता हूँ। मैंने ऐलान इंकलाब करके एक संगठन क्रांतिकारियों का, साथियों का ग्रुप बना रखा। इसमें करीब देश के जो शीर्षस्थ क्रांतिकारी हैं 1757 से 1947 तक के करीब 150 क्रांतिकारियों के परिवार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह करके ऐसे कई सारी फैमिलियां हमसे जुड़ी हुई हैं। तो मैं उसके माध्यम से पूरे देश में कार्य कर रहा हूं। मैंने उसके लिए भगत सिंह की जेल डायरी, सुखदेव, राजगुरु वगैरह पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं। तो और भी हमारी कार्य योजना, इसी तरह के और भी संगठन हैं जो देशभक्ति के कार्य कर रहे हैं और मुझसे संपर्क में हैं और मैं बराबर मुझसे गाइडेंस वगैरह भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कार्य, ऐसे संगठन और देश भर में हों ताकि इस कार्य को बहुत तेज़ी से किया जा सके। आपने मुझे कुछ किताबें भी दिखाई थीं, मैं चाहता हूं कि इन किताबों के बारे में भी आप एक एक करके कुछ
थोड़ी सी जानकारी दें, और अगर इन किताबों को कोई पाठक पढ़ना चाहे तो कैसे उसे प्राप्त हो सकती हैं, इसके बारे में भी एक एक करके जानकारी देते जाएं। ये किताब है महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, और ये लिखी है रोशनलाल गंगवार जी ने। इस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, ये किताब जो है ये रोशनलाल गंगवार बरेली के थे। उन्होंने सबसे पहले छोटी सी पुस्तिका के रूप में उनकी जीवनी प्रकाशित की, तो कई जगह लेके निकल चुके थे। ये वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई है। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो रोशनलाल पटेल जी ने लिखा है, ये करीब 2006 में पब्लिश हुई थी इस किताब को। फिर ये कविता में किताब है, तो ये इसके बाद ये पब्लिश हुई है करीब 2009 में। ये कविता पर पूरी पुस्तक है, तो ये पब्लिश हुई है। फिर ये 2015 में ये पुस्तक भारतीय आज़ादी के बलिदानी, तो उसमें डॉक्टर गया प्रसाद को मेन लेकर उसके क्रांतिकारी आंदोलन को इसमें दर्शाया गया है। ये 2015 के अंदर प्रकाशित हुई है। तो इस तरह अभी कुछ और पुस्तकें लिखी जानी बाकी हैं, और ये पुस्तकें चूँकि कोई अच्छा पब्लिशर तो इस तरह के साहित्य जल्दी निकालता नहीं, सरकार तो कोई सहायता देती नहीं, तो ये प्राइवेट पब्लिकेशन है। तो ये हमारे कानपुर हमारे माध्यम से और कुछ हमारे क्रांतिकारी साथियों के ग्रुप हैं, उनके माध्यम से जो पाठक वर्ग पढ़ना चाहे तो उनसे पुस्तकें ले सकता है। अभी कोई प्रोजेक्ट जो हाल ही में आपको लगता है हाल फिलहाल में कोई कार्यक्रम होने जा रहा हो, या कोई ख़ास पुस्तक जो है वो प्रकाशित होने जा रही हो, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो और पुस्तक जो है जिससे हमारे संगठन है, तो उसमें जो भगत सिंह के क्रांतिकारी साथियों के बारे में जो बाद में आज़ादी के बाद जीवित रहे, संयोगवश फांसी से बच गए, तो उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो उनके बारे में हम लोग पुस्तकें एक एक करके निकालने जा रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल रूप से उनको पता चले कि किस व्यक्ति ने क्या कार्य किए हैं। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और जो अनाम शहीद हैं उनके बारे में हम लोगों की किताबें निकालने की योजना है, और वो धीरे धीरे उस पर कई किताबों पर एक साथ काम चल रहा है। और हमारी योजना है कि साल में 2 या 3 पुस्तकें हर वर्ष इसमें प्रकाशित की जाएँ। अच्छा, अंतिम बात कि जो दर्शक हैं हमारे इस वीडियो के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों से, अपने साथियों से, अपने देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे शहीदों ने जिस आदर्श के लिए अपना शरीर का अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए, अपनी धन संपत्ति की परवाह न करते हुए जिस तरह से एक खुशहाल, एक समृद्ध राष्ट्र, एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया था, आप उस दिशा में आगे बढ़ें, उनकी सोच को जनता के बीच में ले जाएं, लगातार जन संघर्ष करके। जब तक कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक आपके थकना नहीं, हार कर नहीं बैठना है, आपको लगातार संघर्ष करते रहना है। हम एक अपना ज्ञान, अपना समाज का जो संघर्ष है दूसरी पीढ़ी को देकर जाते, दूसरी तीसरी पीढ़ी को देकर जाती, और ये संघर्ष लगातार चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में भगत सिंह के साथी, क्रांतिकारी साथी गया प्रसाद जी के सुपुत्र क्रांति कुमार, जो कानपुर में रहते हैं और पेशे से एक इंजीनियर हैं। इनके साथ ये बातचीत हमने की इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी ही नहीं बल्कि देश की धरोहर उन तमाम क्रांतिकारी साथियों के बारे में भी, उनकी वैचारिकी के बारे में भी हमने बात की। आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियोज़ आपके बीच में लाते रहें। धन्यवाद।